Hey guys, how are you all? I welcome you all on the channel Amrita Raval Biology. Dear students, there was a lot of delay in between two last classes because of some reasons and the circumstances were unavoidable. So sorry for the delay in the lecture. Today we'll be starting back with our chapter. Now, अब आज हम लोग हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंदर एक ऑटो इम्यूनिटी का पोर्शन कवर अप करने वाले हैं. ऑटो इम्यूनिटी और इसी के साथ में मैं आप लोगों को आज लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में भी पूरा डिटेल बताने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑटो इम्यूनिटी. क्या होता है ऑटो इम्यूनिटी? तो देखो, ऑटो इम्यूनिटी की जब भी बात करते हैं हम लोग, हमारे पास में हमेशा वर्ड रूट देखा जाए तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या ऑटोमेटेड, अपने आप इम्यूनिटी डेवलप हो रही है किसी चीजों के लिए. ठीक है, अब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. तो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं. सारे के सारे सेल्स के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोटीन्स एक्सप्रेस करते हैं, कुछ ना कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्सप्रेस करते हैं. काफी सारी चीजें हमारी सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं. हम ऐसा मानते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जितने भी ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, उन सभी के लिए हमारा इम्यून सिस्टम अवेयर है और वो ये मानता है कि ये हमारी बॉडी के सेल्फ प्रोटीन्स हैं, सेल्फ सामान है. अपने ही सामान को कोई क्यों डिस्ट्रक्ट करेगा? लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आता है, कोई बाहर का एजेंट आता है, तो हमारे इम्यून सेल्स उसके अगेंस्ट एक्शन प्रोड्यूस करते हैं. और वो एक्शन कैसी एक्शन होती है? उसको डिस्ट्रॉय करने की एक्शन होती है, उसको खत्म करना चाहते हैं. क्योंकि हम ही जानते हैं कि जो भी बाहर से आया है उसका रिकॉग्निशन यही है कि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ऑर्गेनिज्म की, उसके सरफेस पे जो प्रोटीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं वो हमारे सेल्फ प्रोटीन्स नहीं है, वो नॉन सेल्फ प्रोटीन्स है. उसी को रिकॉग्नाइज करके हम उसे एंटीजन बोलते हैं. और हम ये बोलते हैं कि हमारे बॉडी में जैसी एंटीजन्स की एंट्री होती है, हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देती है. अब बच्चों, किसी किसी रेयर केस में ड्यू टू सम ऑफ द इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस. इडियोसिंक्रेटिक का क्या मतलब होता है? ये आपके सामने हो सकता है न्यू टर्म हो आज. इडियोसिंक्रेसी बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है. ठीक है भाई, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है उनको तो हमारे इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए ना, सेल्फ की तरह. पर फिर कई बार ऐसा भी होता है कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर कि हमारे ही सेल्स को हमारे WBCs फौरन समझना चालू कर देते हैं. सोचते हैं घर का भेदी लंका ढाए, ये हमारे ही बॉडी के सेल्स जो हैं वो बाय चांस नॉन सेल्फ लगने लग गए. उनको उन्हें लगा ये चीटर सेल्स हैं. क्यों लगने लग गए? कोई रीजन पता नहीं. ठीक है, हो सकता है कि वो कोई अबनॉर्मल प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहे हो जो कि बॉडी के बाकी किसी भी सेल में एक्सप्रेस नहीं हो रहा हो. ऐसा अबनॉर्मल रिएक्शन के कारण से हमारे WBCs किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू या सेल को फौरन मारना चालू कर दें, लेकिन वो तो हमारा अपना पार्ट था. अगर ऐसा हो तो WBCs उनके अगेंस्ट जाएंगे, उन ऑर्गन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगे और उन ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देंगे. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस के कारण हो रहा है कई बार, तो जिसका रीजन अननोन है, हमें पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं इडियोसिंक्रेसी. तो बच्चों, अगर ऐसा होता है हमारे सेल्फ सेल WBCs के द्वारा डैमेज किए जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी. दिस इज अ वेरी इजी थिंग, बिल्कुल भी टफ नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन, पर आपको इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखने और समझने आना चाहिए. देखिए, मान लीजिए कि हमारे WBCs हैं. ठीक है, WBCs देख रहे हैं सेल को, बोलते हैं इंट्रूडर, डिस्ट्रॉय करो इसे. वो मान रहे हैं कि ये तो बाहर से आया हुआ है. ये बोलता है व्हाट? WBCs बोल रहे हैं इसकी बात मत मानो, ये तो झूठा है. ये बोल रहे हैं मैं तो तुम्हारा ही पार्ट था, फिर भी इसे डिस्ट्रॉय करने पहुंच गए. समझ में आया? दिस इज द बेसिक नटशेल ऑफ द autoimmune disease. So I will be writing the definition in front of all of you so that you can understand it better. The disease, the यहाँ हम ऐसे लिखते हैं इसको प्रॉपर लैंग्वेज में ऑटो इम्यूनिटी के लिए. when the
सेल्फ सेल्स, ठीक है, आर रिकॉग्नाइज्ड as antigen by the WBCs of the body ठीक है, एंटीजन का मतलब मैं फॉरेन भी बोल सकती हूँ एंड WBCs starts producing antibodies against those cells or tissues or organs then it is called as autoimmunity. ठीक है, वेरी सिंपल। चलो, तो ऑटो इम्यूनिटी हमें क्या होता है पता चल चुका है। अच्छा, अब मैं तुमको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ इस डिजीज के बारे में। सो द एग्जांपल व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू ऑल इज, वन सेकेंड एवरीवन, हाँ, दिस इज माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है, ये डिजीज मैं आपको समझाती हूँ। माइस्थेनिया ग्रेविस के भी वर्ड रूट तोड़ते हैं हम, ताकि हमें ज्यादा बेटर मालूम पड़े। देखो, मायो का मतलब होता है मसल, ठीक है, मायो का क्या मतलब होता है मसल, ठीक है। एस्थेनिक, बच्चों एस्थेनिक वर्ड का क्या मतलब होता है? एस्थेनिक और एथलेटिक दो शब्द होते हैं। एस्थेनिक वो लोग जो बहुत दुबले पतले हैं, है ना। एथलेटिक वो जिनकी अच्छी मस्कुलर बॉडी है। मतलब एस्थेनिक वो व्यक्ति है जिसके पास बॉडी में बिल्कुल मसल्स ही नहीं है, हड्डी का ढांचा दिख रहा है, ठीक है, वो एस्थेनिक हो जाएगा। तो एस्थेनिया मतलब कि लॉस ऑफ मसल्स, ठीक है, मसल्स का लॉस। ग्रेविस, डैमेज, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, मसल्स के लॉस हो रहे हैं, मतलब कि हमारी मसल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं क्या, इसको हम समझते हैं एक बार। देखो, हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं बॉडी के, वो सबके सब न्यूरॉन की इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल कौन देता है हमेशा ही? दैट विल बी योर नर्वस सिस्टम, which is called as somatic nervous system. सोमैटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स आपके मसल्स के पास में सिग्नल भेजते हैं, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब न्यूरॉन्स सिग्नल भेजते हैं, तो न्यूरॉन्स का सिग्नल तो इलेक्ट्रिकल होता है, लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब कि न्यूरॉन और स्केलेटल मसल की जंक्शन पॉइंट पर हमारे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जिनको हम एसिटाइलकोलिन बोल सकते हैं, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर रिलीज हो रहे हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को जाके मसल के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करना पड़ता है, तब जाके न्यूरॉन का सिग्नल मसल के पास जाता है। अगर हमारे न्यूरॉन्स के सिग्नल मसल के पास जाएंगे तो ही तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर मसल के पास सिग्नल नहीं जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी? तो अब माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज में क्या होता है, जैसे नॉर्मल हमने देखा कि हमारे पास में जो न्यूरॉन प्रेजेंट है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रेजेंट है, ये मसल प्रेजेंट है, इस मसल के रिसेप्टर्स के ऊपर जाके ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स बाइंड कर रहे हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है बच्चों, और इसके कारण से मसल जो है, इसके ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई हैं। हम इन रिसेप्टर्स को ही फॉरेन मानना चालू कर दिए। हमारी बॉडी के WBCs बोल रहे हैं कि जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ना, ये रिसेप्टर्स नॉन सेल्फ है, ऐसा बोलने चालू कर दिए। देखो, अभी रिसेप्टर्स को नॉन सेल्फ बोल दिए, अभी नॉन सेल्फ रिसेप्टर्स तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने चालू हो गई, तो ये तो ब्लॉक हो गए। अब जब ये ब्लॉक हो गए, तो क्या इसके ऊपर आके एसिटाइलकोलिन नाम का मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये तो ब्लॉक हो चुका है। अब ये ब्लॉक हो चुका है तो एसिटाइलकोलिन तो यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ही इकट्ठा रह जाएगा, इधर स्पेस में इकट्ठा रह जाएगा, यहाँ जाके तो वो बाइंड नहीं कर पा रहा, तो क्या हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी? अब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट
नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारी मसल इज नॉट एबल टू कंट्रैक्ट बिकॉज acetylcholine is not able to bind to the receptors because receptors are preoccupied with antibodies and therefore the muscle will get damaged. अब ये मसल का डैमेज होना चालू हो जाएगा, ठीक है, और पर्सन के बॉडी में मसल्स की एक्टिविटीज स्टॉप होना चालू हो जाएंगी, वो पर्सन मस्कुलर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसके हाथ शिवर करेंगे कुछ सामान उठाने में, थोड़े दिन बाद वो हाथों से काम ही नहीं ले पाएगा, उसके बोलना अफेक्ट हो जाएगा, उसकी पूरी बॉडी जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, मस्कुलर प्रॉब्लम्स वो पर्सन फेस करेगा और वो बहुत लीन एंड थिन बन जाएगा मसल्स के रिस्पेक्टिव, और उसको हम एस्थेनिक बोलना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद मसल्स ही खत्म हो गई, ठीक है। क्योंकि बच्चों लैमार्क जो साइंटिस्ट थे, जो हमारे एवोल्यूशन में हम नाम सुनते हैं, वो ऐसा बोलते थे ना, द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी। वो बोलते हैं जिस ऑर्गन से आप काम लेंगे वो डेवलप होगा, जिस ऑर्गन से आप काम नहीं लेंगे वो डेवलप होना बंद हो जाएगा, इनफैक्ट उसका लॉस होना चालू हो जाएगा। या मसल से काम नहीं ले पाएंगे तो धीरे धीरे मसल्स का लॉस होना चालू हो जाएगा बच्चों, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस बोल रहे हैं, और मसल्स हमारी डैमेज भी होंगी। डैमेज क्यों होंगी, कौन करेगा डैमेज, WBCs करेंगे ना, क्योंकि वो तो इसको फॉरेन मान रहे हैं, उसके ऊपर एक्सप्रेस प्रोटीन्स को वो फॉरेन मान रहे हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज का बस इतना ही हमारे पास में डेटा रहता है, मतलब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मैं और बता सकती हूँ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि ग्रेव्स डिजीज हमारी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जो कि मतलब ग्रेव्स डिजीज थायराइड ग्लैंड के रिस्पेक्टिव होती है। हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देते हैं, ग्रेव्स डिजीज। इसके अलावा हैशिमोटोज डिजीज भी आती है, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 आती है, टाइप 2 तो लाइफस्टाइल वाली होती है, टाइप 1 जो होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस आती है, एटसेट्रा। ये सब डिजीजेस जो होती हैं, these will be counted as autoimmune diseases. So I hope you all got this point completely. Now I will be starting with another portion of your lecture, which will be immune system of the body. अब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन जनरल हम इम्यून सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखो, अब मैं आपसे थोड़ा सा बेसिक सी बात करती हूँ। हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है, ये पंप्ड ब्लड आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज अलग अलग ऑर्गन्स तक जाती हैं, वहां पर वो टिश्यू लेवल पर जाकर कैपिलरीज बनाती हैं, कैपिलरीज से सामान टिश्यूज के पास पहुंचाया जाता है। कैसे? तो मैं बोलूंगी ग्लूकोज चले जाएगा डिफ्यूज होके, अमीनो एसिड डिफ्यूज होके चले जाएंगे, आयंस डिफ्यूज होके चले जाएंगे, ऑक्सीजन डिफ्यूज होके चली जाएगी, और हमारे सेल्स जो काम कर रहे हैं टिश्यू के, वो जो बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो बाई प्रोडक्ट में CO2 हो गया, ये सब चीजें जो है ये हमारे कैपिलरीज में आ जाएंगी। कैपिलरीज रीजॉइन करके वेन्स बनाती हैं, वेन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड लेके हार्ट के पास पहुंचती हैं ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके लिवर लंग्स के पास जाके, और लंग्स उसको वापस से हार्ट में भेज सके और फिर प्योर ब्लड बॉडी में पंप किया जाए। इस तरीके से क्लोज्ड सर्किट में हमारा ब्लड घूम रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। लेकिन मैंने कहा टिश्यूज के लेवल पर जाके जब कैपिलरीज बनती हैं तो कई बार थोड़ा थोड़ा सा प्लाज्मा भी लीक हो जाता है, ठीक है। टिश्यूज के लेवल पर जब कैपिलरीज बनती हैं तो थोड़ा बहुत प्लाज्मा भी लीक हो जाता है। अब तुम देखो, मान लो कि तुम्हारा ये कोई टिश्यू है, ठीक है, ये कोई टिश्यू है बच्चों, ये टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं, देखो हमको दिख रहे हैं टिश्यू सेल्स। अच्छा, ये टिश्यू सेल्स के आसपास थोड़ी बहुत स्पेसेस भी हमें नजर आ रही है। कैन यू ऑल सी दैट देयर आर सम स्पेसेस आउटसाइड द टिश्यू सेल्स? इन स्पेसेस को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेस। दो टिश्यूज के बीच की स्पेस विल बी कॉल्ड एज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, ठीक है, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। तो ब्लड कैपिलरी सिस्टम यहाँ पे हमें दिख रहा है, हम देख सकते हैं कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, कैपिलरीज बन रही है, कैपिलरीज से डिफ्यूजन होके थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा लीक हो जाएगा,
प्लाज्मा के साथ में ग्लूकोज आ जाएगा, अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, ये सब चीजें आ जाएंगी और ये सब चीजें जो है टिश्यू के बीच की स्पेसेस में भर जाएगी। ठीक है, ब्लड कैपिलरी से कभी भी आरबीसीज नहीं आएंगे निकल के बाहर। डब्ल्यूबीसीज जनरली बड़े डब्ल्यूबीसीज तो नहीं आएंगे पर छोटे तो आ सकते हैं, तो लिम्फोसाइट वगैरह भी यहाँ पर डिफ्यूज होके आ जाएंगे। ऐसे करके यहाँ पर फिल्टर हो गया थोड़ा बहुत सामान। अब मैंने कहा कि ऐसे तो फिल्टर हो गया, ये फिल्टर्ड चीजें हमारे टिश्यू की स्पेसिस में प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ, अगर ये यहाँ पर भरता ही रहे तो हमारे टिश्यू की स्पेसिस तो एक पॉन्ड बन जाएंगी जहां पे पानी भर रहा है। लेकिन हमारी बॉडी में तो हर चीज सर्कुलेशन में रहनी चाहिए, कोई भी चीज इस प्रकार से भरेगी नहीं, बिकॉज हमारी बॉडी में स्टैग्नेंट चीजें नहीं होती हैं, सर्कुलेटिंग चीजें होती हैं, कोई चीज रुकी हुई नहीं होती कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये प्लाज्मा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, थोड़े बहुत प्रोटीन्स, कुछ एक और चीजें फिल्टर होके बाहर आ गई हैं टिश्यू के स्पेसेस में, क्या इनको यहीं भरे रहने देना चाहिए या फिर इनको उठा के वापस से ब्लड में भेजने का प्रोविजन होना चाहिए? तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि इनको वापस से उठा के ब्लड में भेजने का प्रोविजन होना जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पर कंटिन्यूअसली अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होता रहेगा। तो ये जो चीजें हैं बच्चों, इस बीच में जो स्पेस में फ्लूइड भर गया है ना इंटरसेलर स्पेसेस में, इस फ्लूइड को हम क्या बोलना चालू कर देते हैं? हम बोलना चालू कर देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बेटा, जैसे ही यहाँ पर कुछ और भी सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, जैसे ही ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज में आना चालू करता है वैसे ही हम इसको लिम्फ बोलना चालू कर देते हैं। तो जो ये भरा हुआ फ्लूइड है बीच बीच में जो कि लिम्फेटिक कैपिलरीज में चढ़ेगा, अब इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसे लिम्फ। लिम्फ भर गया यहाँ पर। लिम्फेटिक कैपिलरीज ब्लाइंड एंड ट्यूब्स होती हैं, ये हमारी ब्लड कैपिलरी सिस्टम की तरह दोनों साइड से खुली हुई ट्यूब्स नहीं है। देखो मान लो कि आर्टरी है, ये कैपिलरी बनाया आर्टरी ने, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी कि कैपिलरीज रिजॉइन होकर क्या बना देंगे? वेन्यूल्स, और फिर बन जाएगा वेन्स। तो हम तो ये बोलेंगे कि ब्लड कैपिलरीज दोनों साइड से ओपन है। लिम्फेटिक कैपिलरीज ऐसी नहीं होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज ब्लाइंड एंड ट्यूब्स होती है। ठीक है, ये टिश्यू के फ्लूइड के कांटेक्ट में रहती है, कैपिलरी प्रेशर के कारण से फ्लूइड इसके अंदर चढ़ता है और इसको अब हम लिम्फ बोलना चालू कर देते हैं। तो lymphatic capillaries are blind in tubes, they have valves to prevent the backflow of blood and they will be collecting the interstitial fluid continuously and will be draining that fluid into the venous system. वेन में भेज देंगे, जो भी फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है उसको उठा के वेन में भेज देंगे कि यहाँ पे भरा हुआ मत रहे तू, मैं तुझे वेन में भेज रहा हूँ। यहाँ पर ये इनका मेन काम है। इसी के अलावा लिम्फेटिक सिस्टम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये कि यहाँ पर हमारे WBCs प्रेजेंट रहते हैं। WBCs ढेर सारी मात्रा में लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं ताकि कोई भी पैथोजन अगर आता है तो उसको वहां पर वो एनकाउंटर कर सके। ठीक है, तो ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम का मैंने थोड़ा सा बताया बच्चों। जो ये मैंने लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज बताई, क्या ये हर टिश्यूज के लेवल पर होगी? यस ऑफ कोर्स, ये हर टिश्यूज के लेवल पे होने वाली है। अच्छा, ये लिम्फ जो यहाँ पर भरने वाला है ये जा किधर रहा है? मैंने कहा ये वेन में जा रहा है, तो मैं आपको थोड़ा पाथवे बता देती हूँ उसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इसको समझते हैं एक छोटे से, आई विल बी राइटिंग अ फ्लो चार्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द सेम, वेट फॉर अ सेकेंड। सी, मान लो कि तुम्हारे पास में लिम्फेटिक कैपिलरीज बनाई मैंने, ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, तो इनसे जो फ्लूइड आया है ये कहाँ जाएगा? इट विल बी नाउ गोइंग इनटू द लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा। बच्चों जो लिम्फेटिक डक्ट होती हैं इसमें बीच बीच में इस प्रकार की स्वेलिंग्स होती हैं। देखो मान लो कि लिम्फेटिक डक्ट है, ये कैपिलरीज के ज्वाइन होने से बनी थी, ठीक है, तो ये लिम्फेटिक डक्ट में बीच बीच में ऐसे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके की स्वेलिंग्स होंगी बीच बीच में। ठीक है, अच्छा, इस लिम्फेटिक डक्ट या लिम्फेटिक वेसल जो है हमारी, इसके अंदर इस प्रकार से वॉल्स भी प्रेजेंट होंगी ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए, वापस से ब्लड लिम्फ सॉरी
लौट के इधर नहीं आ जाए दोबारा से, ठीक है। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म लिम्फेटिक वेसल्स, वेसल्स लिखते हैं अपन क्योंकि डक्ट थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है। लिम्फेटिक वेसल्स, lymphatic vessels will join to form lymphatic duct, ठीक है। मान लो कि इधर से भी एक लिम्फेटिक वेसल आ रही है, तो वो और ये मिलाकर अब जो ऊपर निकल गई है थोड़ी सी, ये लिम्फेटिक डक्ट हो गई बच्चों। लिम्फेटिक डक्ट राइट साइड पर भी जाएगी और लेफ्ट साइड पर भी जाएगी बॉडी में, बाय ब्रांचिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो लिम्फेटिक डक्ट ऑन द राइट साइड, lymphatic duct on the left side. It will be now called as right lymphatic duct, left lymphatic duct, ठीक है। इसी को हम कई बार thoracic duct भी बोलना चालू कर देते हैं। बच्चों ये राइट एंड लेफ्ट साइड की लिम्फेटिक डक्ट जाके अपना जितना भी लिम्फ है इसको वो डाल देगी कहां पर, वेन के अंदर, राइट सबक्लैवियन वेन में एंड लेफ्ट सबक्लैवियन वेन। मतलब हम ये देख सकते हैं कि लिम्फेटिक डक्ट्स फाइनली जाके किससे कनेक्ट हो जाती है बच्चों, वेन से कनेक्ट हो जाती है। फिर वेन्स क्या करेंगी, वेन्स जो होंगी दोनों वेन्स अपना सारा का सारा ड्रेनेज जो है वो वेना क्यावा में दे देंगी, और वेना क्यावा जो है वो सारा सिक्रेशन राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में पोर करता है। तो इस तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स रन करती हैं। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया ये सब लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में बता रही हूँ मैं, ठीक है। दैट हाउ द लिम्फेटिक वेसल्स विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर, हाउ दे आर कनेक्टेड टू द ब्लड सिस्टम ऑल्सो, ठीक है। आप देखो तुमको जो मैंने वेसल्स बना के दिखाई ना पूरी, वो कुछ ऐसी नजर आती, ठीक है। ये जगह जगह पे स्वेलिंग्स दिख रही है हमको, ये सब स्वेलिंग्स लिम्फ नोड्स कहलाते हैं बच्चों। ये देखो ये लिम्फ नोड्स हैं, ये भी लिम्फ नोड्स हैं, ये भी लिम्फ नोड्स हैं। तो जहां जहां लिम्फेटिक कैपिलरी लिम्फेटिक वेसल्स या डक्ट्स में हमें स्वेलिंग देखने मिलेगी, वो सब चीजों को हम लोग लिम्फ नोड्स बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे लिम्फेटिक ऑर्गन्स के बारे में। लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन हम इसको दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं। एक होते हमारे पास है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स या प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और एक होते हैं हमारे पास में सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। बच्चों जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर दो एग्जांपल्स आते हैं, एक होता है बोन मैरो और एक होता है स्प्लीन, सॉरी थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमारे पास में आता है स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, ठीक है, देन टॉन्सिल्स, then we'll have appendix, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब चीजें सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में काउंट होती। प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर हमारे WBCs का फॉर्मेशन होता है, मैच्योरेशन होता है और उनका प्रोलिफरेशन भी होता है, ठीक है। मतलब कि बोन मैरो एंड थाइमस, इसको क्या बोल देंगे हम, दे आर द साइट फॉर फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन of WBC of lymphocytes, especially WBCs, especially lymphocytes,
मतलब यहाँ पर बोन मैरो और थाइमस में हमारे डब्ल्यूबीसीज बन सकते हैं, वहां पर वो मैच्योर हो सकते हैं, वहां पर वो डिवाइड करके प्रोलिफरेट भी हो सकते हैं, नंबर में बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होता है बच्चों? इसके अंदर एग्जाम्पल्स कैसे कैसे आए थे देखो, टॉन्सिल्स आया था, पेयर्स पैचेस आए थे, इसके अलावा यहाँ पर हमारा स्प्लीन भी आ जाता है, देन इधर हमारा अपेंडिक्स आ जाता है, इधर हमारा MALT आ जाता है, इसको हम बोलते हैं म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ओवरऑल टोटल जो कि 50% के आसपास टोटल लिम्फेटिक टिश्यू होता है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, तो टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, ये सब म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के एग्जांपल्स ही होने चाहिए दोनों। ठीक है, तो म्यूकोजा तो हमारी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है? हमारी बॉडी में जो म्यूकोसा की जब हम बात करते हैं, तो म्यूकोसा कैन बी फाउंड इन 3 different portions. One could be respiratory tract, one could be digestive tract, and one could be urinogenital tract. इन ट्रैक्ट के अंदर जो म्यूकोसा लाइनिंग है बच्चों, इस म्यूकोसा लाइनिंग में अगर कोई भी लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं MALT, माल्ट। ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, 50% होता है, 40% होता है, कितना परसेंट होता है MALT का? 50% इसका आंसर था। ठीक है, तो देखो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मेन फंक्शन क्या है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, दे आर the site for interaction of antigens with WBCs या lymphocytes। मान लो कि हमने कुछ खाना खाया, हमने जैसे ही खाना खाया, हमारा जो फूड का बोलस है जो हमने चबा के निगलने वाले हैं उसको, वो फारिंग से कांटेक्ट में आएगा। सबसे पहले फारिंग्स जज कर लेगा क्या इस खाने में कोई बैक्टीरिया तो नहीं था। कई बार टॉन्सिलाइटिस हो जाता है लोगों को, स्वेलिंग हो जाती है टॉन्सिल्स में, क्योंकि वहां WBCs प्रोलिफरेट कर जाते हैं, क्योंकि मालूम पड़ता है कि खाने में कुछ था जो बैक्टीरिया था, जो पैथोजन था। ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर हमारे पेयर्स पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी पैथोजन अगर गलती से चला गया तो उसके अंदर पेयर्स पैचेस नाम के स्ट्रक्चर्स, जिनको हम लिम्फ नोड्स बोल रहे हैं एक प्रकार से, ये उसके साथ में लड़ने की ट्राई करेंगे। All these sites will be the site for encounter, we can say, of the pathogens. We can say interaction of the pathogen with the WBCs or lymphocytes. So this will be your secondary lymphoid organs. ठीक है, बोन मैरो, थाइमस मेन साइट्स होते हैं, यहाँ पर WBCs बनते हैं, मच्योर होते हैं और प्रोलिफरेट होते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में WBCs रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं पैथोजन के साथ में, उन्हें किल करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर lymphatic system. अच्छा, तो by this we are done with lymphatic system also, but we have still not written definition of lymph. तो मैं आपको इसमें lymph की definition एक बार बता देती हूँ। क्या होता है lymph? Lymph will be the fluid which accumulates in the interstitial spaces, ठीक है, which consist of blood plasma, glucose, amino acids। ए के ऊपर ऐसे बना देने का मतलब एसिड,
oxygen and some proteins, some hormones, etc. is called as interstitial fluid. ठीक है, this fluid when enters lymphatic capillaries is called as lymph. Sorry for this. So this is called as lymph. चलिए, तो आप लोगों को प्रोबेबली लिम्फ की डेफिनेशन भी अब क्लियर होगी बच्चों। कई बार क्योंकि हम ये जानते हैं कि ब्लड कैपिलरी सिस्टम और हमारी लिम्फेटिक कैपिलरी सिस्टम के बीच में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये एक तरीके से मिडिल मैन हो गया। ब्लड कैपिलरी को जो टिश्यूज को देना था वो उसने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में दे दिया। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से टिश्यू के पास जाएगा, टिश्यू को जो ब्लड कैपिलरी में भेजना था वो उन्होंने इंटरस्टिशियल फ्लूइड को दे दिया। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड कैपिलरी में जाएगा, तो इसके कारण से ये तो बीच में खड़ा हुआ इंसान दिख रहा है, इसीलिए हम इसको कई बार मिडिल मैन बोलते हैं। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज ऑल्सो नोन एज मिडिल मैन। So by this we are done with the lymphoid organs also. ठीक है, so this is about the lymphoid organs. इसमें थोड़ा सा पोर्शन हमें स्प्लीन वगैरह के बारे में जो छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो हम इस डायग्राम में नोट कर लेते हैं। देखो, लोकेशंस ही बता रही हूँ सिर्फ मैं आप लोगों को, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ इनकी लोकेशंस पे ध्यान दिया हुआ है। देखो, थाइमस के बारे में बात करते हैं। थाइमस एक बाइलोब्ड ग्लैंड है बच्चों, और इसका लोकेशन किधर दिख रहा है आप लोगों को? ऑब्वियसली आपको ये स्टर्नम मतलब कि हमारी जो ब्रेस्ट बोन होती है इसके जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट है, हार्ट के पास में है ये। थाइमस लोकेशन इज बिलो द ब्रेस्ट बोन एंड नियर टू द हार्ट। ठीक है, बाइलोब्ड ग्लैंड होता है ये। थाइमस का साइज अभी जो हमें दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर, ये कोई इंडिकेटिव नहीं है थाइमस के साइज का। थाइमस ग्लैंड का साइज जैसे हम छोटे या यंग एज के होते हैं तब ज्यादा होता है, पर जैसे 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 हम बूढ़े होते जा रहे होते हैं वैसे वैसे थाइमस का साइज डिक्रीज होते जा रहा होता है। और इसका मतलब कि जब हम यंग एज के होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी कम पड़ती जाती है, बिकॉज थाइमस की ग्लैंड का साइज जो है वो डिक्रीज होता है विद एज। ठीक है, दिस इज अबाउट द थाइमस ग्लैंड। देन स्प्लीन के बारे में क्या बात करें? स्प्लीन हमारा एक बीन शेप टाइप का दिख रहा है स्ट्रक्चर में, ठीक है, काफी हद तक। इसका लोकेशन किधर होता है? ये बिल्कुल लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, एकदम लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, लिवर के एकदम ऑपोजिट है। मतलब कि ऐसा मान लो कि तुम्हारा राइट साइड में यहाँ पर अगर लिवर प्रेजेंट है तो लेफ्ट साइड में इधर बिल्कुल इसके ऑपोजिट स्प्लीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्प्लीन का फंक्शन एक तो डब्ल्यूबीसीज का प्रोलिफरेशन भी है, डब्ल्यूबीसीज को इकट्ठा भी रखता है, वहां पर इंटरेक्शन की भी पॉसिबिलिटी देता है पैथोजन के साथ में। इसके साथ में स्प्लीन का एक फंक्शन और होता है, स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, स्प्लीन में ढेर सारे आरबीसीज फिल्टर होके प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन में बहुत सारे आरबीसीज पाए जाएंगे क्योंकि स्प्लीन नियर टू डाई आरबीसीज को फिल्टर कर लेते हैं। कई बार इसलिए लोग स्प्लीन को ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक है, इसका रीजन समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे आरबीसीज भी अक्यूमुलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर कंप्लीट लिम्फेटिक सिस्टम। नाउ हम अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, दैट विल बी द डिजीज, एड्स, कैंसर and drug abuse. These three things we are remaining with this chapter, then we'll be completing this chapter very soon. Along with that, I want you all to write in the comment section what time you want me to take the live class, if I am taking any, because my evening time is very much occupied already. If you are okay with the afternoon time or morning time, please specify and tell me in the comment section.
Thank you so much for watching the lecture. Have a nice day.